डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डेक्स्टर है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। इस समय मैं अलास्का में रह रहा हूँ और एक नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। पहले मैं कैलिफोर्निया में रहा करता था, लेकिन कुछ घटनाएं मेरी ज़िंदगी में ऐसी हुई कि मुझे उस स्टेट को छोड़ना पड़ा। कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे परेशान कर रहे थे और मैं जानता था वो लोग मेरा तब तक पीछा करेंगे जब तक वो कर सकते हैं। इसीलिए मुझे किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहां पर कोई मेरा पीछा ना कर पाए और मुझे ढूंढ ना पाए। अलास्का ऐसी ही जगह है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ऐसा हिस्सा जहां पर कम लोग रहते हैं। यहां पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, रास्ते खाली खाली से महसूस होते हैं और कम ही शहर यहां पर बने हुए हैं और ज़्यादातर छोटे शहर हैं। कोई भी एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानता और ऐसी जगह पर मैं बड़ी आसानी से रह सकता था, उन लोगों से छिप सकता था। लेकिन ज़िंदगी बिताने के लिए आपको नौकरी की तलाश तो करनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर मैंने सरकारी फॉर्म्स कई बार भरे थे और मुझे लगता है इस बार शायद मुझे कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जो मेरे काम की हो। और जब सुबह सुबह मुझे चिट्ठी मिली थी, मैंने उस चिट्ठी को खोला और ये मेरे लिए एक ऑफ़र लेटर था। मुझे एक टोल बूथ पर नौकरी मिल चुकी थी, यानी अब परेशानियां खत्म। भले ही यहाँ पर खर्च बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अगर नौकरी लग जाए तो वो छोटा खर्च आपकी अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए काफ़ी होता है। जब खर्च कम होता है तो ज़्यादा डॉलर बचते हैं। जब ज़्यादा डॉलर बचते हैं आप उसे और ज़्यादा खर्च कर सकते हैं और चीज़ों के लिए। मेरी आंखें चमकने लगी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये नौकरी मेरी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। मुझे टोल बूथ पर नौकरी मिली थी और मुझे रात की ड्यूटी करनी थी, ऐसा मुझे ऑफ़र लेटर में बताया गया था। 12 घंटे मुझे वहाँ पर ड्यूटी करनी होगी। ज़्यादा भीड़ वहाँ बिल्कुल नहीं होती, कम ही गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं। मेरे घर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर वो टोल बूथ बना हुआ है। जब मैंने उस रास्ते के बारे में पढ़ा तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया, ये तो वो जंगली रास्ता है ना, वहाँ पर भी कोई टोल बूथ बना हुआ है। अब सरकारी टोल बूथ है, क्या कह सकते हैं। सरकार पता नहीं कहाँ कहाँ पर टोल बूथ बना देती है। आखिर जंगली रास्ते पर सड़क बनाने से उनका क्या फ़ायदा होगा। वहाँ से कम ही गाड़ियाँ निकलती होंगी और रात के वक्त मुझे नहीं लगता एक भी गाड़ी निकलेगी। ये सोचकर उस जगह को मैं देखने के लिए गया था, क्योंकि अगले हफ्ते से मुझे वहाँ पर ज्वाइन करना था। तो हो सकता है रात की ड्यूटी कोई ना कोई करता हो जो अगले हफ्ते या तो रिटायर होने वाला हो या यहाँ से कहीं और जाने वाला हो। जब मैं उस जगह पर पहुँचा था, दिन का वक्त था और मैंने वहाँ पर बैठे हुए एक आदमी से बात की जिसका नाम जेम्स था। पहले वो जानना चाहता था कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और मैंने उसे वो ऑफ़र लेटर दिखाया और कहा अब से यहाँ पर रात की ड्यूटी मैं किया करूँगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मिल पाऊँ कि कौन यहाँ पर दिन के वक्त रहता है। और मुझे क्योंकि रात की ड्यूटी के लिए बुलाया गया है तो हम कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। कभी तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम दिन के वक्त छुट्टी कर सकते हो और मैं दिन के वक्त ड्यूटी कर लिया करूँगा। ये बात सुनकर उसके होश उड़ गए थे और फिर वो कहने लगा, ऐसे हालात कभी नहीं आएंगे, मैं रात को ड्यूटी नहीं करने वाला। अगर ऐसा करना पड़ा ना, उससे पहले मैं काम छोड़ दूंगा और यहाँ पर रात के वक्त कोई ड्यूटी नहीं करता। तुम पहले हो जो यहाँ रात के वक्त ड्यूटी करने वाला है। और मैं शुरू में ही तुम्हें बताना चाहता हूँ, रात की ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। देखो यहाँ कितनी ठंड पड़ती है और जब बर्फ़बारी होती है तो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। अंदर कैबिन में भले ही काफ़ी गर्मी है,
लेकिन बाहर जो होता है उसे देखा नहीं जा सकता। वो मुझे ऐसे डरा रहा था और ये भी कह रहा था कि अगर मेरा मन कमज़ोर है मैं ये काम को छोड़ दूं। मैंने उसे कहा, नहीं, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है। मैं कब से ऐसी नौकरी की तलाश कर रहा था जिसमें मेरा काम थोड़ा आसान हो और बाकियों से थोड़ा दूर रहना पड़े। लेकिन वो मुझे कह रहा था, रात के वक्त यहाँ ड्यूटी करना कोई आसान काम नहीं है। कुछ रातों के लिए उसने भी ड्यूटी की थी और उसे भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ा था। मैंने कहा, भयानक घटनाएं? ऐसा यहाँ पर क्या हो सकता है? और उसने मुझे बताया कि रात के वक्त यहाँ कभी कभी कुछ गाड़ियाँ निकलती हैं और उन गाड़ियों के अंदर जो बैठे होते हैं वो अजीब लोग होते हैं। मैंने कहा, अच्छा, तो यहाँ पर कोई इलीगल इमिग्रेंट्स, गैंगस्टर्स, ऐसे लोग? उसने कहा, नहीं। तुम भूत प्रेत पर यकीन करते हो? मैंने कहा, हाँ, वैसे अगर भगवान है तो हाँ, भूत प्रेत भी हैं, मैं यकीन करता हूँ। उसने कहा, रात के वक्त यहाँ तुम्हें भूत प्रेत देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ। तुमसे पहले भी यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए एक लड़का आया था। मैंने उसे जब सच बताया, उसने एक रात भी ड्यूटी नहीं की। और मैं तुम्हें भी यही कहता हूँ, इस काम को छोड़ दो। रात के वक्त यहाँ ड्यूटी करना कोई आसान काम नहीं है। वैसे क्योंकि यहाँ ड्यूटी के लिए कोई मिल नहीं रहा है तो इसे ओपन छोड़ा जाता है रात के वक्त। गाड़ियाँ बिना टोल भरे ही यहाँ से निकलती हैं। मैं सोचता गया। फिर मैंने उसे कहा, मैं सोच कर बताता हूँ, अगले हफ्ते मेरी ड्यूटी है, उससे पहले पहले मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। ये कहकर मैं वहाँ से निकला था। अपनी गाड़ी लेकर जब मैं घर पहुँचा, मैं बार बार सोचे जा रहा था, क्या उसकी बात पर मुझे भरोसा करना चाहिए? इससे पहले सिर्फ एक ही लड़का वहाँ रात को काम करने के लिए आया था और उसने उसे भी भगा दिया। लेकिन यहाँ पर ड्यूटी किसने की है? सिर्फ उसी ने की है। और ये जो टोल बूथ है ये 1.5 साल पहले बना था और तब से ये नौकरी कर रहा है। यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है उसके सिवा कोई नहीं जानता। हो सकता है यहाँ पर वो कोई ऐसा इलीगल काम करता हो, वो नहीं चाहता किसी और को पता लगे। तो मैं तो वहाँ पर नौकरी करूँगा ही करूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई और नौकरी नहीं है। जमा पूंजी मेरी लग चुकी है। वैसे ही छोटे मोटे रेस्टोरेंट में या सफाई का काम करके मुझे घर का गुजारा करना पड़ता है। अच्छी नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी मिली है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। 1 हफ्ते बाद मैंने उस आदमी को कह दिया कि मैं यहाँ पर काम करूँगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और उसने दिन के वक्त मुझे काम समझा दिया था। और सच कहूँ, काम समझाने से ज़्यादा उसने मुझे डराया था। जिसके बाद रात का काम मेरा शुरू हुआ। 8 बजे का वक्त हो चुका था और उसने कहा था, मैं सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक यहाँ पर काम करूँगा और तुम्हें रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक काम करना है। मैं पूरे 8 बजे यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं कैबिन में पहुँचा तो वहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था और मुझे ऐसे सामान की उम्मीद नहीं थी। एक गुलेल पड़ी हुई थी, वहाँ पर कई चाकू पड़े हुए थे, बेसबॉल बैट पड़े हुए थे और कुछ बेसबॉल बैट के ऊपर खून भी लगा हुआ था। ऐसी ढेर सारी चीज़ें वहाँ देखने के बाद मुझे लगा वो आदमी मुझे डराना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि वो कोई गैंगस्टर है या हो सकता है गैंगस्टर्स के साथ उसका कोई रिश्ता हो। लेकिन जितनी बड़ी परेशानी से मैं कैलिफोर्निया में निकल कर आया हूँ, उससे ज़्यादा बड़ी परेशानी तो यहाँ नहीं होने वाली। ये सोचकर मैंने काम शुरू कर दिया। टोल बूथ बैरियर लगा हुआ था, रजिस्टर मेरे पास पड़ा था। मैंने देखा कि दिन के वक्त यहाँ कितनी गाड़ियाँ आती जाती हैं। सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी जो दिन के वक्त यहाँ से निकली थी। फिर मैंने 1 महीने का वो रजिस्टर चेक किया। यहाँ कुल 15 गाड़ियाँ निकल कर गई हैं 1 महीने में। यानी ये सड़क पर तो गाड़ी निकलती ही नहीं, तो यहाँ पर टोल बूथ क्यों बनाया गया है? कुछ लोग तो निकलते हैं जो दूर से आते होंगे, कनाडा के रास्ते से। अब मुझे क्या, मुझे यहाँ पर बैठना है
और रात के वक्त कोई गाड़ी निकलने वाली नहीं। ये बड़ी ऐश वाला काम है। वहाँ पर एक मैगज़ीन पड़ी हुई थी, यूएफओ वाली मैगज़ीन, कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर यूएफओ देखे गए हैं। मैंने पहले पन्ने को पढ़ा। वक्त रात का था और इलाका जंगली था। बाहर से थोड़ी थोड़ी जानवरों की आवाज़ें आ रहीं, और जब मैं पहला पन्ना पढ़ ही रहा था, बाहर से एक तेज़ आवाज़ आई थी, लकड़ी के टूटने की। फिर हो सकता है ये किसी जानवर ने किया हो। मेरा ध्यान जैसे ही उस मैगज़ीन पर पड़ा, मैं सोचने लगा, डर तो ज़्यादा इस मैगज़ीन के कारण लग रहा है, इसे रखता हूँ। ऐसी डरावनी घटनाओं की जानकारी रात के वक्त नहीं लेनी चाहिए, आपको भी डर लगने लगता है। फिर मैंने एक और मैगज़ीन उठाई। नीचे पड़ी जितनी भी मैगज़ीन्स थीं, सभी डरावनी कहानियों वाली, सच्ची भूतिया घटनाओं वाली, और मैंने सभी मैगज़ीन्स को नीचे ही रख दिया। कैसा आदमी है, ये सब पढ़ता रहता है, तभी तो भूतों की बातें भी करता रहता है। मैं यहाँ आराम से काम करूँगा। वैसे भी अंदर थोड़ी गर्मी हो रही है, हीटर को कुछ देर बंद ही कर देता हूँ। अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, और मैं विंडो को बिना किसी गाड़ी के आए खोलना भी नहीं चाहता था। आगे की तरफ देख रहा, फिर मैं पीछे की तरफ देख रहा। फिर मुझे लगा, एक अगर छोटी सी मैं झपकी लगा लूँगा तो कोई परेशानी नहीं है। ऐसा करता हूँ, खिड़की को थोड़ा खोल देता हूँ। बाहर से कोई गाड़ी आई तो हॉर्न तो ज़रूर मारेगी। मैं कह दूंगा मैं नीचे कुछ काम कर रहा था, इसीलिए नीचे की तरफ लेटा हुआ था। किसी को पता नहीं लगेगा, यहाँ कौन से कैमरे लगे हुए हैं। फिर मैं कुर्सी को थोड़ा टेढ़ा करके लेट चुका था। वक्त 9 बजे का हो गया था और एक ही घंटे में मैं बोर हो चुका था, और मुझे उम्मीद थी पूरी रात में एक भी गाड़ी निकलने वाली नहीं है। मैंने छोटी झपकी ली। आधे घंटे तक मैं शायद सोता रहा था। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने कलाई पर लगी घड़ी की तरफ देखा, फिर जल्दी से अपनी कुर्सी को ऊपर की तरफ कर दिया। बैरियर को ऊपर किया गया था। बटन तो अंदर है, अंदर से मैंने बैरियर को ऊपर किया ही नहीं, क्योंकि कोई यहाँ से निकला नहीं होगा। फिर मैं देखने लगा, अरे यार, किसी ने बाहर से बैरियर को ऊपर कर दिया, कोई निकल कर गया है और मुझे इसके बारे में पता तक नहीं चला। हे भगवान, मैं किसी परेशानी में ना फंस जाऊं। फिर मैंने बटन को 2-3 बार दबाया। बटन काम नहीं कर रहा था। यकीनन बैरियर को ज़्यादा ऊपर किया गया है, जिससे बटन काम नहीं कर रहा होगा। मुझे बाहर निकलकर बैरियर को खुद नीचे करना होगा। लेकिन डर इस चीज़ का था, आखिर यहाँ पर कोई गाड़ी पहुंची, बैरियर ऊपर किया गया और मेरी आंख तक नहीं खुली। अगर कोई सरकारी अधिकारी हुआ तो मैं बड़ी परेशानी में फंस सकता हूं, और पहले दिन ऐसी गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आगे से पूरी रात में नहीं सोऊंगा, मुझे नौकरी से ना निकाला जाए बस। मैं बाहर गया, बैरियर को मैंने नीचे कर दिया, जिसके बाद मैं कैबिन में आ चुका था और इस बार ज़्यादा सतर्क था, ध्यान दे रहा था। मैं हर बार दाईं तरफ बाईं तरफ देखे जा रहा था और सोच ये भी रहा था, हर रोज़ रात को मुझे 12 घंटे ऐसे ही बिताने हैं, तो कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा करना होगा कि गाड़ी ना भी निकले तो मैं बोर ना हूं। लेकिन मुझे क्या पता था, यहां धीरे धीरे मेरी बोरियत मेरे डर में बदलने वाली है। 2 घंटे तक मैं ऐसे ही देखता रहा था। मेरी गर्दन में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा था, जिसके बाद मैंने वही यूएफओ वाली मैगजीन उठाई और मैं उसे देखने लगा। अब यही करना होगा ना, कल से अपनी मैगजीन्स मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। फिर टक टक की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी और मैं भौंचक्का सा हो गया। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? एक जानवर उस सड़क पर था और चलकर टोल बूथ के बिल्कुल सामने खड़ा हो चुका था, बैरियर के खुलने का इंतज़ार कर रहा। ये एक बड़ा हिरण था। मैंने उसे देखा और मैं सोच में पड़ा हुआ। देखने में बड़ा प्यारा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें बड़ी लाल लाल सी थी, जैसे उसकी आंखों में किसी तरह की कोई बीमारी हो। आंखों से थोड़ा थोड़ा खून भी टपक रहा था। मैं उसे देखता रहा और वो भी, भले ही बैरियर काफ़ी ऊपर था, वो नीचे से निकल सकता था या घूमकर दूसरी तरफ से निकल सकता था,
लेकिन वो निकला नहीं। वो बस इंतज़ार करता रहा कब ये बैरियर हटे। मैं भी इंतज़ार कर रहा वो घूम कर जाएगा। दोनों इंतज़ार करते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे बटन दबाकर उस बैरियर को ऊपर करना पड़ा। ये 2 लेन बैरियर है, काफ़ी बड़ा, लेकिन एक तरफ से बाइक निकलने का एक छोटा रास्ता भी है। ये उस जगह से नहीं निकला। यहाँ इंतज़ार करता रहा और जैसे ही बैरियर ऊपर हुआ उसने एक बार अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा था। भले ही वो हिरण था लेकिन उसका चेहरा कुछ तो अलग था। जैसे किसी जानवर और इंसान में फ़र्क होता है। जानवर का चेहरा अलग नज़र आता है और इंसानी चेहरा अलग नज़र आता है, लेकिन उसके चेहरे की जो बनावट थी वो हिरण जैसी भी थी, लेकिन हाव भाव इंसानी थे। उसकी बड़ी भौहें थी जिसका रंग काला था, जबकि उसके शरीर की जो चमड़ी थी या उस पर आए बाल थे वो सुनहरी थे। मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे अभी नुकसान पहुंचाना चाहता हो। और फिर बैरियर जब खुल चुका था वो आगे की तरफ भागा और उसके भागने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज थी। भागकर एक तरफ वो जंगल में जा चुका था। अब वो सड़क से आगे नहीं गया बल्कि सीधा जंगल में चला गया और मैं अंदर बैठा हुआ मुस्कुराया। यहाँ पर और क्या क्या देखने को मिलेगा। वक्त होगा 4 बजे का। एक सफ़ेद रंग का ट्रक वहाँ से निकलने के लिए बैरियर के पास खड़ा था। हॉर्न मारने लगा और मैं ज़रा हल्का होने के लिए टोल बूथ से बाहर निकला था। हॉर्न की आवाज़ सुनकर मैं भागा भागा आया और जैसे ही टोल बूथ के अंदर बैठकर मैं उसकी तरफ देख रहा, वो आदमी बड़ा अजीब था। एक तो उसका कद मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा। वो ट्रक बड़ा था, बैठने की जगह भी खुली थी, लेकिन उसमें वो आदमी फंसा हुआ। जैसे उसका कद 8 फुट से भी ज़्यादा बड़ा हो। कंधे भी उसके बहुत ज़्यादा चौड़े थे और उसने कपड़े भी ऐसे पहने हुए जैसे खुद को पूरी तरह से ढका हो। चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। मैं सिर्फ उसकी आंखें ही देख पाया और फिर मैंने उससे 50 सेंट लिए और उसे टोल स्लिप दे दी। यहाँ पर टोल 50 सेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा कम महसूस होता है। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में इतना कम टोल कहीं पर नहीं है, लेकिन मुझे शुरू में ये अजीब लगा था। फिर लगा इसका कोई इस्तेमाल नहीं करता, हो सकता है इसलिए ये टोल कम हो। सफ़ेद ट्रक बैरियर के ऊपर होते ही बड़ी तेज़ी से वहाँ से निकला था और ये जो ट्रक था ये किसी कंपनी का नहीं लग रहा था। इस पर आगे पीछे हर तरफ सफ़ेद पेंट किया गया था और ऐसा लग रहा था कि ये पेंट भी किसी नौसिखिए ने किया हो। टेढ़ा मेढ़ा गंदा सा ब्रश के निशान तक ऊपर छपे हुए थे। इसीलिए मैं थोड़ा सा हंसा था। आदमी तो तगड़ा लगता है, ऐसा घटिया सा ट्रक क्यों चला रहा है? शायद इसे भी कोई नौकरी नहीं मिली होगी, इसीलिए ये चला रहा है। सुबह के 8 बजने तक वहाँ पर और कोई नहीं आया था। आसपास झाड़ियों में कुछ आवाज़ें ज़रूर होती रही थीं। कुछ समय तक मैं हल्का होने के लिए बाहर जाता रहा था। एक तरफ जो बाथरूम बना था वो मेरे टोल बूथ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर था और चलकर बार बार मुझे कभी कभी वहाँ पर जाना पड़ता और तब मुझे आसपास झाड़ियों में आवाज़ें आती। मैं डरता और हाथ में बेसबॉल बैट ज़रूर रखता। हो सकता है जानवर यहाँ पर करीब आते हों और वो आदमी डर कर रात के वक्त इस बेसबॉल के बैट का इस्तेमाल करता होगा। लेकिन इतने ज़्यादा बेसबॉल बैट उसने क्यों रखे हुए हैं? सुबह मैं सवाल उससे ज़रूर पूछूंगा। और जब 8 बजे वो आदमी आया था, उसने बाहर कुछ देखा, नीचे की तरफ ध्यान देता रहा और फिर टोल बूथ के अंदर आया और मुझे कहने लगा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मैंने कहा नहीं नहीं, चोट क्यों, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा फिर ठीक है, मुझे लगा तुम्हें चोट लगी है, अगर नहीं लगी फिर ठीक है। रात कैसी निकली? अच्छी निकली। कुछ अजीब तो नहीं हुआ? डर तो नहीं लगा? मैंने कहा नहीं नहीं, डर नहीं लगा, बस एक छोटी गलती ज़रूर हो गई थी, ज़रा मेरी आंख लग गई थी, तब मुझे लगा ये जो बैरियर है ना, इसे ऊपर करके कोई निकल गया।
अब ये मेरी गलती थी, मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। उस आदमी ने कहा, ध्यान रखना, यहाँ रात के वक्त सोना मत। अगर कोई बड़ी गलती हो गई ना, बाद में पछताओगे। अब तुम जा सकते हो, दिन के वक्त मैं काम संभाल लूँगा। और जब वो कैबिन के अंदर जा चुका था, मैं बाहर निकला और मैंने बाहर देखे खून के निशान। मेरे इस टोल बूथ से खून के निशान पीछे जंगल की तरफ जा रहे थे। किसी ने जैसे किसी जानवर को घसीटा हो। मुझे महसूस हुआ एक जानवर ने दूसरे जानवर का शिकार किया होगा। यहाँ खून बहा और खींचता हुआ, घसीटता हुआ वो एक तरफ शिकार को ले गया और मुझे रात को पता तक नहीं चला। तभी इस आदमी ने मुझसे पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अब यहाँ तो काफ़ी खतरा है, लेकिन अब मैं थका हुआ हूँ, मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। मेरा रात का काम तो पूरा हो गया ना। गाड़ी लेकर मैं घर आया था और इतना थका था, पता ही नहीं लगा कब नींद आ गई। लेकिन शाम तक मैं खाने का पूरा इंतज़ाम कर चुका था कि अब मुझे रात के वक्त जागना होगा, दिन के वक्त सोना होगा। तो मैं दिन के वक्त कम खाया करूँगा और रात के वक्त मैं ज़्यादातर खाना अपना बदल कर खाऊँगा। रात तक मैंने खाना बना लिया था, पैक कर लिया था। गाड़ी लेकर मैं टोल बूथ तक पहुँचा और मुझे 5 मिनट वहाँ पहुँचने में देरी हो चुकी थी। वो आदमी गाड़ी के पास खड़ा कहने लगा था, मेरी ड्यूटी 8 बजे तक है। देख भाई, 5 मिनट भी देर हुई ना तो मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ। तुझे यहाँ पर पहुँचना होगा 8 बजे। मैं निकलने वाला हूँ, अंधेरे में यहाँ पर मैं रुकने वाला नहीं। तो अपना ध्यान रखना और कैबिन के बाहर मत निकलना। अगर ज़रूरत हुई, वहाँ नीचे बहुत कुछ पड़ा है, उनमें से कुछ तेरे काम आ जाएगा। और किसी से बात मत करना, खास तौर पर जानवरों से। ये कहकर वो गाड़ी में बैठा और जल्दी से उसने अपनी गाड़ी को भगा लिया। मैं भी टोल बूथ के अंदर आ चुका था, लेकिन उसकी हर बात समझ में आ रही थी। ये बात समझ में नहीं आई कि किसी से बात मत करना, खास तौर पर जानवरों से। जानवरों से बात कौन करता है? मैं ये बात पर बार बार हंसता गया और उसके बाद इस बार रात के 10 बजे वो सफ़ेद ट्रक यहाँ से निकला था। वही आदमी जिसकी सिर्फ आंखें नजर आईं और इतना तगड़ा शरीर, और उसने कपड़े ऐसे पहने जैसे खुद को ढंका हो। बोलता कुछ नहीं था, 50 सेंट आगे की तरफ बढ़ा देता और मैं उसे स्लिप दे देता। उसने अपने हाथ पर भी ग्लव्स पहने हुए थे और मैंने एक चीज़ ध्यान दी, उसका अंगूठा नहीं होगा, क्योंकि उसने उंगलियों से 50 सेंट को पकड़ा हुआ था। जब मैंने वो 50 सेंट ले लिए, मैंने उसे टोल स्लिप दी। उसने उंगलियों से उस स्लिप को पकड़ा और उसके ग्लव्स के अंगूठे वाला हिस्सा लटक रहा था, यानी उसमें अंगूठा नहीं था। जब वक्त 11:30 के करीब का था तो मुझे बाथरूम जाना था। बड़े जोर से लगी हुई थी तो मैं कैबिन से बाहर निकला। हाथ में मैंने बेसबॉल का बैट पकड़ा हुआ था। मैं जानता था आसपास जानवर मौजूद हैं, मुझे ध्यान रखना होगा। फिर मैं धीरे धीरे चलता हुआ बाथरूम की तरफ जा रहा। 100 मीटर काफ़ी ज़्यादा होता है। चलता जा रहा मैं, देखता जा रहा मैं। एक तरफ तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी था, जहाँ से सबसे ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। मैं चौकन्ना था। जब मैं बाथरूम के करीब पहुंचा, मैंने बाथरूम के आगे किसी को देखा। कोई आदमी था, काले कपड़े पहने हुए। जैसे ही मैंने हरकत की, मेरे पैरों की आवाज़ उसे आ गई होगी। उसने दरवाजे को खटखटाया और फिर वो झाड़ियों की तरफ भागा, जंगल की तरफ भागा, और उसने दरवाजे को ऐसे खटखटाया था जैसे कि कोई बाथरूम के अंदर होगा। यहाँ सिर्फ एक ही कमरा है जिसे बाथरूम बनाया गया है और कोई एक ही अंदर जा सकता है, क्योंकि ये टोल बूथ वर्कर्स के लिए बनाया गया है। एक ही आदमी काम करेगा तो बाथरूम भी एक ही जाएगा। लेकिन कोई अंदर था और कोई बाहर इंतज़ार भी कर रहा था। मैं दरवाजे के करीब गया तो आदमी बाथरूम के अंदर से निकला। उसने काले रंग की हुडी पहनी हुई, चेहरा उसने भी जैसे ढंका हुआ था, लेकिन उसकी एक बाजू मुझे नजर आ गई।
उसके शरीर पर सुनहरी बाल थे, बहुत ज्यादा। बाजू पूरी तरह से बालों से भरी हुई थी, जैसे उसे कोई बीमारी लगी हो। बालों से भरी हुई बाजू, और उसने माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिए, मुझे इसका इस्तेमाल करना था, तो आप किसी को बताइएगा मत। ये कहकर वो जंगल की तरफ भागा। और मैं तो उससे सवाल करना चाहता था कि तुम कौन हो? तुम्हारी गाड़ी भी आसपास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी को बाथरूम जाना हो तो ये पब्लिक वॉशरूम ही है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब गाड़ी नहीं है और कोई जंगल से निकल कर क्यों आया है? ये दोनों जंगल में क्या कर रहे हैं? रात के वक्त यहाँ इतनी ठंड हो जाती है कि शरीर जकड़ जाता है। ये बाहर क्या कर रहे हैं? मैं उससे सवाल करने की हिम्मत ही जुटा रहा था, इतने में वो भी भाग चुका था। जब मैं अंदर गया, बाथरूम के अंदर से बड़ी बदबू आ रही थी। शायद वो 2 नंबर करके गया होगा। मैंने भी जल्दबाजी में अपना काम निपटाया और फिर मैं भागा भागा टोल बूथ की तरफ गया। अंदर बैठकर अब मैं संयमित तरीके से सोच रहा था, यहाँ जो जंगल है वहाँ सिर्फ जानवर ही नहीं हैं, लोग भी हैं। इसके बारे में मुझे उस आदमी को बताना चाहिए जो दिन की वक्त ड्यूटी करता है। मैं उससे बात करूँगा, शायद वो मुझे कोई जानकारी दे सके। लेकिन ये काम मैं सुबह करता, रात तो अभी बाकी थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी साइकिल लेकर आया। वो आदमी जिसका कद 7 फुट का होगा, उसने भी अपने शरीर को ढका हुआ था, अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए, और साइकिल के पीछे एक ठेला बांधा हुआ था जिसमें सामान था, और उसने उस सामान को भी कपड़ों के साथ ढका हुआ था। मुझे उस पर बड़ा शक सा हुआ, और वो एक तरफ से निकल सकता था। 4 पहिए वाले वाहन पर टोल टैक्स लगता है, लेकिन 2 पहिए वाहन पर टोल टैक्स नहीं लगता, और ऐसे ठेले तो आसानी से निकाले जा सकते हैं। लेकिन मैं देखने पर मजबूर हो गया, उसमें है क्या? मुझे लग रहा है उसके ऊपर रखा वो जो सामान है वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। तो मैं कैबिन से बाहर निकला। उस आदमी को मैंने रोका। वो साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे जो सामान था वो भारी होगा, इसीलिए उससे खींचा नहीं जा रहा। और मुझे शक हुआ, ये कोई गैरकानूनी सामान तो नहीं, मुझे देखना चाहिए। मैं जैसे ही उसके पास गया, मैंने कहा, जी ज़रा रुकिए। उस आदमी ने ज़रा भी साइकिल को नहीं रोका, बल्कि मुझे जवाब दे दिया, 2 पहिया वाहन है, इसका टोल टैक्स नहीं बनता। ये कहकर वो साइकिल चलाने लगा, और मैंने कहा, जी रुकिए, मैं देखना चाहता हूँ पीछे क्या है। हिल रहा है, यहाँ पर किसी तरह की कोई गैर कानूनी गतिविधि हो तो मैं देख सकता हूँ। उसने कहा, तुम टोल टैक्स अधिकारी हो या कोई पुलिस वाले हो? तुम्हें ये हक किसने दिया? उसकी बात बिल्कुल सही थी। वो पढ़ा लिखा लग रहा था, इसीलिए मुझे खुद चुप करना पड़ा। वो साइकिल लेकर आगे की तरफ निकल तो चुका था, लेकिन पीछे रखा वो जो सामान था ना, वो हिल रहा था, जैसे कोई जानवरों की या तो तस्करी कर रहा है या उसने किसी को किडनैप किया है। लेकिन मैं कर क्या सकता था? तो मुझे शक ही हुआ, और मुझे लगा सुबह उस आदमी को बताऊंगा। मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश तो की, लेकिन मैं देख नहीं पाया। यहाँ से जितने भी लोग निकलते हैं, सबने चेहरा ढका होता है। इसका एक कारण तो है कि ठंड बहुत है, मास्क लगाना पड़ता है क्योंकि मुंह भी ठंडा हो जाता है, और ख़ास तौर पर जो साइकिल चला रहा हो उसके लिए तो मुश्किल है। ये ठंड किसी को मार भी सकती है। सुबह 8 बजे जब वो आदमी आया, मैंने उसे कहा कि रात को तो बहुत कुछ हुआ है, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। उसने कहा, तुम तो ठीक हो ना, तुम अपनी चिंता करो, यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ होता रहता है। मैंने कहा, पहले तो मुझे झाड़ियों से निकलकर बाहर आते 2 आदमी नजर आए, या कहूँ बाथरूम को यूज़ करके भागते हुए आदमी नजर आए, जो शायद जंगल में रहते हैं। उसने कहा, हाँ हाँ, यहाँ जंगल में ऐसा बहुत कुछ नजर आएगा। इस जंगल में लोग रहते हैं, लेकिन वो अजीब हैं, चेहरा नहीं दिखाते, खुद को ढक कर रखते हैं। मैंने कहा, तुम्हें पता है इसके बारे में? उसने कहा, हाँ। फिर मैंने उसे बताया कि एक आदमी साइकिल पर जा रहा था और पीछे उसने एक ठेला जैसा बांधा हुआ था जिसमें कुछ सामान था जो हिल रहा था।
मुझे लगता है उसमें जानवर हो सकते हैं या उसने किसी को किडनैप किया हो सकता है। उस आदमी ने कहा, तुम एक टोल बूथ कर्मचारी हो, कोई पुलिस वाले नहीं हो, तो चेकिंग करने की कोशिश मत करना। यहाँ जितने भी लोग हैं ना, वो गुस्सैल बहुत हैं। चुपचाप अपना काम करते रहो तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर ज़रा भी चालाकी दिखाई तो वो गुस्सा बहुत ज़्यादा होते हैं। और तुमने ध्यान दिया, उनका कद ज़्यादा बड़ा नहीं होता। मैंने कहा, हाँ, एक ट्रक चलाने वाला जिसका कद 8 फुट है। बाकी यहाँ जितने भी मैंने लोग देखे कम से कम 7 फुट के तो थे ही। उस आदमी ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, कई दिनों तक मैंने रात के वक्त ड्यूटी की थी। मुझे बड़े बड़े लोग नजर आए थे और एक रात तो मैंने एक शैतान को देखा था। क्या बताऊं, उसका चेहरा जो था ना, वो एक शैतान जैसा था। लाल लाल उसकी आंखें थी। मैं तब से रात के वक्त काम नहीं करता और मैं सीधे सीधे लेटर लिखकर ये बता चुका हूँ कि अगर मुझे यहाँ रात को ड्यूटी दी गई मैं काम छोड़ दूंगा, और मुझे तब से परेशान नहीं किया गया। उस शैतान को जब मैंने देखा था ना, मुझे लगा ये जो सरकारी अधिकारी है ना, ये मिले हुए हैं। ये चाहते हैं कि रात के वक्त कोई आए और मरे, फिर ये किसी को नहीं बताएंगे। मैं तुम्हें कहता हूँ काम छोड़ दो, इससे पहले तुम्हारे साथ कुछ हो जाए। मैंने उस आदमी को कहा, देखो तुम बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहे हो। माना यहाँ पर लंबे चौड़े आदमी रहते हैं, जैसा कि सर्बिया में होता है या रशिया में होता है, तो अलास्का में भी लंबे चौड़े आदमी रहते हैं। यहाँ गांव में रहते होंगे, आसपास छोटे मोटे कई इलाके बने हुए हैं, लेकिन तुम भूतों वाली बात ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं करते। उसने कहा, समय बिताओ, सब समझ में आ जाएगा, लेकिन काम तब छोड़ देना जब जिंदा हो। मरने के बाद काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रात के वक्त फिर से मैं ड्यूटी पर था और मैंने फिर से कुछ अजीब महसूस किया। एक आदमी एक गाड़ी लेकर आया था जिसकी कोई नंबर प्लेट नहीं थी। गाड़ी भी टूटी फूटी थी, उसमें कांच था ही नहीं, जैसे टूट चुका हो। आगे पीछे खिड़कियों पर कांच नहीं था, ऐसी टूटी फूटी गाड़ी लेकर। लेकिन उस आदमी ने जो कपड़े पहने थे उससे शरीर को ढका हुआ था, जैसे कोई बेडशीट हो, वो अपने शरीर पर लपेटी हुई थी। ऐसा आदमी अगर ऐसी गाड़ी लेकर टोल बूथ पर आए तो आपको क्या करना चाहिए? मुझे लगा यहाँ तो कोई गड़बड़ चल रही है। वो आदमी भूत भूत कहकर इनसे डरता रहता है, लेकिन मैं तो पता लगा कर ही रहूँगा। उस गाड़ी की डिक्की में क्या है, मैं बस ये देखना चाहता था, क्योंकि 2 बार टक टक उस डिक्की से आवाज़ आ चुकी थी। मैंने उस आदमी के 50 सेंट को हाथ में पकड़ा, लेकिन उसे टोल स्लिप देने से पहले मैंने ये कहा, माफ़ कीजिए, मुझे आपकी गाड़ी देखनी होगी, क्योंकि आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं है और मुझे यहाँ रजिस्टर करना पड़ता है कौन सी गाड़ी निकली है, कब निकली है। बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी यहाँ से निकलेगी तो मेरे लिए परेशानी हो सकती है। क्या मैं आपका लाइसेंस देख सकता हूँ? रजिस्ट्रेशन नंबर आप क्या मुझे बता सकते हैं? उस आदमी के चेहरे को मैं देख ही नहीं पा रहा था कि वो घबराया हुआ है या नहीं, क्योंकि उसने काले चश्मे पहने हुए थे। अंधेरे में मुंह को मास्क के साथ ढका हुआ था। माथा नजर आ रहा था, लेकिन मुझे माथे के ऊपर बाल नजर आए। फिर वो चुप, जवाब नहीं दे रहा, मेरी तरफ देखे जा रहा। और मैंने कहा, सर मैं आपको स्लिप नहीं दे सकता, आपको गाड़ी का नंबर तो बताना पड़ेगा ना। उसने रैंडम नंबर बता दिया और मैं जान चुका था उसे गाड़ी का नंबर पता ही नहीं है। हो सकता है उसने ये गाड़ी चुराई हो या कहीं से वो लेकर आया है। तो मैंने कहा, सर मुझे गाड़ी की डिक्की देखनी होगी, मैं खुद ही देख लूँगा कि गाड़ी का नंबर क्या है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? उसने मुझे जवाब दिया। पहली बार किसी ने जवाब दिया था। बड़ी भारी आवाज़ थी, साफ नहीं थी, जैसे वो सही से बोल ही ना पाता हो। उसने कहा, नहीं तुम गाड़ी को नहीं देख सकते। बड़ी मुश्किल से बोला था वो। उम्र का अंदाज़ा तक लगा नहीं पाया मैं, लेकिन फिर मैंने कहा, सर ऐसे तो मैं आपको आगे जाने नहीं दे सकता। उसने कहा, मैं टोल तुम्हें दे चुका हूँ, अब मैं हकदार हूँ आगे जाने का। तुम बैरियर को खोलते हो तो मैं आगे जा सकता हूँ। उसने कहा, नहीं, वो गाड़ी को नहीं देख सकते। बड़ी मुश्किल से बोला था वो। उम्र का अंदाज़ा तक लगा नहीं पाया मैं, लेकिन फिर मैंने कहा, सर ऐसे तो मैं आपको आगे जाने नहीं दे सकता। उसने कहा, मैं टोल तुम्हें दे चुका हूँ, अब मैं हकदार हूँ आगे जाने का, तुम बैरियर को खोलते हो
या ये काम भी मैं ही करूं? उसने मुझे धमकी दी और उसका कद बहुत बड़ा था, लेकिन इस बार मैं धमकी से डरने वाला नहीं था। उसने जैसे ही मुझे धमकी दी, मैंने कहा, देखिए मैं तो आगे जाने नहीं दूंगा, मैं पुलिस को फ़ोन लगाने वाला हूँ। अब अगर आपने मुझे गाड़ी की चेकिंग नहीं करने दी, मैं पुलिस को बुला लूँगा। और उसने कहा, यहाँ पर पुलिस का कोई काम नहीं है, तुम्हें तुम्हारे रूल्स समझाए नहीं गए हैं? यहाँ जो भी हो पुलिस को नहीं बुलाना है, और यहाँ पर तुम किसी को कॉल तो लगा नहीं सकते। यहाँ तुम्हारा मोबाइल भी काम नहीं कर रहा होगा, यहाँ जैमर लगे हैं। ये बात उसे कैसे पता? ये बात सोचकर मैं तो घबराने लगा। यहाँ गाड़ी चलाने वालों को इतना सब कैसे पता हो सकता है? मैं थोड़ा डरने लगा, लेकिन मुझे लगा इसके बारे में पता तो लगाना होगा। अगर मैं टोल बूथ के बाहर जाता हूँ, बैरियर को ऊपर मैं कर सकता हूँ, 1-2 घंटे के लिए यहाँ से निकल सकता हूँ, किसी को कुछ पता तक नहीं चलेगा। मैं इसके पीछे जाता हूँ और पता तो लगाऊं, ये लोग जो आते हैं कहाँ से आते हैं? वो सफ़ेद ट्रक वाला, ये आदमी और भी कई लोग, बाकी झाड़ियों में भी लोग छिपे हुए हैं। आस पास ये लोग हैं और मुझे पता लगाना होगा। मैंने बैरियर ऊपर कर दिया। गाड़ी खटारा थी, धीमी चल रही थी, और जब वो गाड़ी आगे निकली, मैं अपनी गाड़ी में गया। मैं अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद करके उसके पीछे गाड़ी चलाने लगा था। मैं देखना चाहता था आखिर वो कहाँ से आया है या कहाँ जा रहा है। धीमे धीमे गाड़ी चलाते हुए उसने हाईवे से गाड़ी को उतारा। एक कच्ची पगडंडी बनी हुई थी। वो कच्चा रास्ता जहाँ कीचड़ भी था, वो गाड़ी उसके बीच से निकाल रहा था और जंगल में कहीं जा रहा था। मुझे भी गाड़ी उसके पीछे ही लगानी पड़ी, और जंगल में गाड़ी को ले जाते वक्त कितना डर था मैं बता नहीं सकता। और मुझे लगा मुझे भी खुद को ढक लेना चाहिए, ऐसा ना हो मुझे कोई पहचान ले, बाद में परेशानी हो सकती है। मेरे पास कपड़े थे, मैंने ऊपर और कपड़े पहन लिए, मुंह भी ढक लिया, टोपी भी पहन ली और चश्मे भी लगा लिए, और एक तरफ थोड़ा रंग भी लगा लिया ताकि मुझे कोई पहचान ही न सके। मैं बिल्कुल उनकी तरह बना हुआ था। फिर मैं उस गाड़ी का पीछा करता रहा। जंगल में काफ़ी आगे तक वो गाड़ी गई थी, लेकिन रास्ता बिल्कुल सीधा था, और आगे एक छोटी नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था, लकड़ी का बनाया गया टेढ़ा मेढ़ा पुल। जैसे यहाँ के लोगों ने ये पुल बनाया हो और उन्हें बिल्कुल पता ना हो कि पुल कैसे बनाया जाता है। फिर भी वो पुल इतना सख्त था कि वो गाड़ी उसके ऊपर से निकल सकती थी। और वहाँ मुझे एक तरफ वो सफ़ेद ट्रक भी नज़र आया। वहाँ कई गाड़ियाँ थी, कई साइकिल थे, कई मोटरसाइकिल थी। अजीबो गरीब वाहन भी मुझे नज़र आए, जैसे 2-3 अलग अलग वाहनों को काट कर तोड़ कर आपस में जोड़ा गया हो, बस इस्तेमाल करने लायक बनाया गया हो। ये क्या चल रहा है? मैंने गाड़ी थोड़ी पीछे ही लगा दी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था ये वाली गाड़ी भी यहाँ पर रुकने वाली है। जैसे ही ये गाड़ी वहाँ पर रुकी, मैंने भी अपनी गाड़ी लगाई हुई थी और मैं चुपचाप अपनी गाड़ी से बाहर निकला, और उसके बाद मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया। धीरे धीरे मैं उन गाड़ियों के पास पहुंचा और वहां से मुझे रोशनी नजर आई। आगे आग जलाई गई थी पेड़ों के पास। अब मैं चलते चलते ये देखना चाहता था ये आग किसने जलाई है, और मुझे लग रहा था यहाँ पर कोई इलीगल काम हो रहा है। यकीनन ये या तो गैंगस्टर्स होंगे, या स्मगलर्स होंगे, या नशा तस्करी करने वाले लोग होंगे जो ऐसे छिपकर रहते हैं, और सरकारी लोग इनसे मिले हुए हैं। वो आदमी भी इनसे मिला हुआ है जो दिन के वक्त टोल बूथ पर काम करता है। इस पूरे षड्यंत्र को छिपाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर मैं बड़े अधिकारियों को इसके बारे में बताऊंगा फिर कोई परेशानी नहीं हो सकती। मैं चुपचाप सबूत इकट्ठे करना चाहता था। इसके बारे में सबको बता तभी पाऊंगा जब जगह की पहचान कर पाऊं। मैं आगे देखने के लिए गया। मुझे आग के आसपास बैठे हुए लोग भी नजर आए और आसपास कई घर भी नजर आए, लेकिन इन घरों को किसने बनाया होगा? बेढंगे वो घर थे। पेड़ों को काट कर आसपास लकड़ी को जोड़कर टेढ़े मेढ़े घर बनाए गए थे और हर एक घर का आकार अलग था।
पेड़ों के ऊपर या आधे जमीन में बने हुए वो घर? आधे तो गल ही चुके थे। ऐसे घर कौन बनाएगा? कोई पागल ही होगा। फिर मैंने कई लोगों को देखा। कुछ के कद 10 फुट तक थे तो कुछ 3-3 फुट के बच्चे लग रहे, लेकिन सबने खुद को ऐसे ढका हुआ जैसे कोई देख ना ले। मुझे सरक कर पीछे से निकलना पड़ा क्योंकि मैं उन घरों के अंदर देखना चाहता था। आखिर अंदर क्या है? और चारों तरफ ऐसे कंटीली तारों को लगाया गया था ताकि उस गांव के आसपास भी कोई ना आ सके। ये सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। जंगली ज़मीन को कौन खरीदेगा? इन्होंने भी खरीदी नहीं होगी, इन्होंने कब्जा किया है। तो मैं अगर सरकारी अधिकारियों को बताऊंगा तो यहाँ पर छापा पड़ने वाला है। अब मैं एक बार पता लगा लूँ, किसी का चेहरा देख लूँ, कोई पहचान में तो आए। इतने बड़े बड़े लोग कौन हैं ये? अफ्रीका से यहाँ लाए गए हैं या आसपास रहने वाले लोग ही हैं? देख लूँ एक बार। एक घर के मैं पास पहुंचा था। मैं अंदर झांकना चाहता था। मैंने खिड़की को थोड़ा सा एक तरफ किया और फिर मैंने अंदर एक आदमी को देखा जिसका कद लगभग 7 फुट होगा। उसने कपड़े उतारे हुए थे, आराम से एक टूटी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके शरीर पर बाल थे, उसकी बाजुएं इंसानी नहीं थी और उसकी सिर्फ 3 उंगलियां थीं। मुंह उसका किसी बिल्ली के समान था, लेकिन वो इंसानी भाषा में किसी से बात कर रहा था। और वहां बिल्कुल हूबहू वैसा ही दिखने वाला एक और जानवर था। मैं ये देखने लगा, आंखें मलने लगा। ये सच है या नहीं? मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूं। मैंने दूसरे घर में देखा और उस घर में बिल्कुल अलग जीव था। आधा घोड़े जैसा दिखने वाला, लेकिन शरीर बिल्कुल सड़ा हुआ, झुर्रियों से पूरी तरह से भरा हुआ। कोई बूढ़ा हो, लेकिन किसी बूढ़े इंसान के भी इतनी झुर्रियां नहीं होती। कई जानवर जिनके बाल झड़ जाते हैं तो शरीर ऐसे नजर आते हैं। ये वैसा शरीर था, लेकिन ये इंसान नहीं थे। इनमें से कोई भी इंसान नहीं है। ये सोचकर मैं थर थर कांपने लगा और मुझे लगा, निकलो यहाँ से। वो आदमी सच कह रहा था। इस जंगल में कुछ ऐसा है जो किसी को पता लगने नहीं दिया जाता और हमारा काम सिर्फ टोल बूथ पर बैठना है, सवाल करना नहीं है। मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। चुपचाप गाड़ी चलाता हूँ और मैं यहाँ से निकलता हूँ। मैं भागा गाड़ी की तरफ। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठने वाला था, मैंने महसूस किया मेरी गाड़ी के दूसरी तरफ कोई है जो ये सब देख रहा है। गाड़ी का दरवाज़ा मैं खोल पाता इससे पहले उसने झपट्टा मारने की कोशिश की, मुझे पकड़ने की कोशिश की। उसकी भारी आवाज़, वो कह रहा था, रुको, हमारी इजाज़त के बिना यहाँ से जाना मत। फिर उसने आवाज़ लगाकर 3 अपने जैसों को बुलाया, जिन्होंने कपड़े तो पहने हुए, लेकिन भागते वक्त उनके कपड़े उतर रहे थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ कपड़ों को लपेटा हुआ था खुद को छिपाने के लिए। अंदर तो वो अजीब जानवर थे। शायद ये किसी तरह के शैतानी जीव हैं जो यहाँ कब्जा करके बैठे हैं। मेरे मन में तो यही ख्याल आया था। मुझे तब लगा था कि मैं तो बुरा फंसा। गाड़ी में ये बैठने नहीं देंगे तो मुझे यहाँ से भागना चाहिए। मैं वहाँ से सड़क की तरफ भागने लगा था। मेरे पास कोई हथियार नहीं था। मैं निहत्था ही यहाँ पर आया और वो जानवर जो 2 पैरों पर भी भाग सकते थे और 4 पैरों पर भी भाग सकते थे, और कुछ ऐसे थे जो बंदरों के समान पेड़ों पर लटक कर भी मेरा पीछा करने लगे थे। उनकी संख्या पहले 4 से 6-7 हुई, फिर 10-15 और फिर तो एक पूरी की पूरी भीड़ थी जो मेरे पीछे। और मैं हाँफता हुआ भागता भागता एक बार सड़क तक पहुंचना चाहता था। टोल बूथ के करीब किसी तरह से मैं पहुंच जाऊं। वो टोल बूथ बड़ा मजबूत है। एक बार मैं वहां तक पहुंच गया फिर कोई मुसीबत नहीं होगी, लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा थी
और वो लगभग मुझे घेर चुके थे। और एक जगह जब चारों तरफ से उन्होंने मुझे घेर लिया, सच बताऊं मुझे मौत नजर आई थी। इतने भयानक थे वो। अब किसी ने अपने चेहरे को ढका हुआ नहीं था और उनमें से एक, जिसका कद 8 फुट का होगा, उसकी वो लाल आंखें। मैं देख पा रहा, महसूस कर पा रहा, याद कर पा रहा, ये वो सफेद ट्रक चलाने वाला है, ये वाला। मैंने उसकी तरफ ही देखते हुए कहा, मुझे मत मारो, कौन हो तुम, क्या हो तुम? और उसने आगे आते हुए कहा, भागो मत, भागने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम अपने लिए मुसीबत को बढ़ा लोगे, ऐसे तुम अपनी मौत को करीब ले आओगे। उसकी ये साफ साफ धमकी थी और मैं उस धमकी से इतना डरा कि मैंने नीचे से लकड़ी को उठा लिया और मैं जोर जोर से घुमाने लगा। मुझे लगा था इससे कुछ फायदा तो होगा, लेकिन लकड़ी को घुमाते घुमाते भीड़ से बाहर निकलने में मैं कामयाब रहा। वो डर रहे थे या मुझ पर हमला करना नहीं चाहते थे। उनके चेहरे, उनके हाव भाव इंसानों की तरह थे, लेकिन पूरे के पूरे शरीर में एक जानवर जैसा एक अलग रूप भी था। वहां से फिर से मैं भागा और इस बार मैं टोल बूथ के करीब तक पहुंच आया। बार बार वो मुझे घेरते रहे और मैं उनसे बचता रहा, लेकिन जब मैं टोल बूथ के अंदर था, पूरी की पूरी भीड़ ने मुझे घेरा हुआ था। मैं बचने के लिए एक आखिरी कोशिश करना चाहता था, शायद इस टोल बूथ के अंदर ये ना आ पाए। मैंने खिड़की को भी बंद किया हुआ, लेकिन पूरा का पूरा टोल बूथ बहुत मजबूत था, लोहे का बना था। खिड़की कांच की थी। अब वो कांच की खिड़की अगर कोई तोड़ता तो अंदर घुस सकता था। अंदर पड़ा बेसबॉल का बैट मैंने हाथ में लिया और मैं कहने लगा, अंदर मत आना, अंदर मत आना, मैं मार डालूंगा। वही सफेद ट्रक वाला आदमी सबको हाथ देकर कहने लगा, भीड़ मत बनाओ, चले जाओ, दूर हो जाओ, चले जाओ। सबको उसने भेजा, लेकिन वहां 10 से 15 वैसे जानवर मौजूद जो टोल बूथ को घेरे हुए थे। फिर वो खिड़की के पास आकर कहने लगा, देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस खिड़की को नहीं तोड़ सकता तो ये तुम्हारी गलती है। हम में से कुछ का कद बहुत छोटा है जो इस खिड़की से अंदर घुस सकते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम जंगल में भी तुम्हें पकड़कर तुम्हें मार सकते थे, लेकिन तुम्हें किसी ने नहीं मारा, किसी ने चोट नहीं पहुंचाई। और अगर तुम मरना नहीं चाहते, तुम्हें हमसे बात करनी होगी, वरना तुम अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लोगे। समझो, बात करो। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? तुम तो ना इंसान हो ना जानवर हो। मैं बाहर आया, तुम मुझे मार डालोगे। उसने कहा, नहीं मारेंगे। क्या पहले तुम्हें किसी ने मारा? तुम्हें क्या लगता है हम जब यहां से निकलते थे, अगर हम तुम्हारा शिकार करना चाहते तुम्हें मार नहीं सकते थे? समझने की कोशिश करो। अगर इस बात को तुमने किसी को बताया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। मैंने कहा, वो जानवर? उसने कहा, जानवर नहीं, इंसान तुम्हें मार डालेंगे। उसकी यह बात बहुत गहरी थी। तब मुझे महसूस हुआ शायद ये मुझसे बात करना चाहता है, लेकिन क्या भरोसा मैं बाहर जाऊं वो मुझे मार डाले। ये बात भी उसकी सच थी। मैं इस कैबिन में भी सुरक्षित नहीं था। एक बेसबॉल का बैट था मेरे पास। वो जानवर के बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े नाखून थे। ऐसे बैट को वो फाड़ डालते और जो पीछे 10 फुट का वो बड़ा गैंडे जैसा दिखने वाला आदमी, वो मेरी धज्जियां उड़ा सकता था, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। तो हिम्मत बांधकर मैं उस कैबिन से बाहर निकला और कहने लगा, मुझे मत मारो। और उस आदमी ने कहा, शुक्रिया, तुमने हम पर भरोसा किया। मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। तुमने हमारी उस जगह को देखा है, उसके बारे में किसी को मत बताना। हमारे लिए तो मुसीबत होगी ही, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत होगी, वो तुम्हें मार डालेंगे। मैंने कहा, कौन मार डालेंगे? इंसान?
कैसे इंसान जो मुझे मारेंगे? बल्कि तुम शैतानों की तरह, क्या हो तुम? जानवर हो या इंसान हो या किसी तरह के कोई पिशाच हो? उसने कहा, हम इंसान नहीं हैं, हम जानवर भी नहीं हैं, हमें ऐसा बनाया गया है और तुम इंसानों ने हमें बनाया है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं, तब तुम्हें भरोसा होगा। वो जंगल में उसी जगह मुझे लेकर गया और कहने लगा, अपनी गाड़ी सही समय पर निकाल लेना। फिर उस गांव से आगे उसने एक पुरानी लैब दिखाई, सरकारी लैब। यहां पर आविष्कार किए जाते थे, गुप्त आविष्कार, सरकारी संस्था के द्वारा, लेकिन सिर्फ जानवरों की खोज करना इनका काम था। पेड़ों की म्यूटेशन से अलग अलग पेड़ पौधे, खाने लायक फलों वाले पौधों में बदलाव करना उस लैब में ये काम था। लेकिन उन्होंने जानवरों पर शोध करने शुरू किए, उन पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और उसके बाद उन्होंने जानवरों को म्यूटेशन के जरिए बदलना चाहा। यहाँ रिसाव के कारण आसपास के इलाके में केमिकल की चपेट में आए जानवर अपनी बुद्धि का विकास खुद महसूस करने लगे और ऐसे वो इंसानों की तरह बने। 70 सालों से यहाँ उस रिसाव के कारण जानवरों के डीएनए में बदलाव हुआ है और वो इंसानों की तरह समझदार हो पाए। लेकिन वो संस्था बंद तो हो गई। उसके बाद इस बात को छिपाया गया और कई सरकारी अधिकारी जो इसके बारे में जानते हैं इस बात को आगे निकलने नहीं देते। जो इंसान इसके बारे में पता लगाता है वो उसे मरवा देते हैं और ये खबर कभी किसी तक पहुंच नहीं पाती। अगर तुमने भी ये कोशिश की तुम भी मारे जाओगे, चाहे जहां तक भी तुम्हारी पहुंच हो, तुम्हें वो मरवाएंगे और बात खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं उनकी बात समझ पा रहा था। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं? उसने कहा, तुम कुछ नहीं करो, तुम जो काम कर रहे हो तुम वही काम करो, बल्कि सच जानने के बाद तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी। कोई सच नहीं जानता, जो जानते थे वो मर चुके हैं। इस बात को गुप्त रखा गया, लेकिन ये स्टेट लेवल तक बात छिपी है, नेशनल लेवल तक ये बात पहुंच नहीं पाई। तभी तो ये टोल बूथ अब भी चल रहा है। अगर उनके हाथ में होता तो यहाँ पर कोई इंसान ना आ पाता। तुम आए हो तो हमें भी छिपकर रहना पड़ रहा है और शायद तुम हमारी मदद कर पाओ और हम भी तुम्हारी मदद कर पाएं। मैं उनकी मदद कर सकता था। वो उन चीज़ों की मांग कर रहे थे जो इंसानों के बीच मिलती हैं, कुछ खाने वाली चीज़ें, कुछ पहनने वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो सिर्फ इंसान ही खरीद सकते हैं। अगर ऐसी जगह कोई जानवर चलता हुआ किसी को नज़र आया तो बात बढ़ सकती है, इसीलिए ऐसे ठंडे इलाके में ये छिप कर रहते हैं। लेकिन मैं इनकी मदद कर सकता था। पिछले 6 सालों से मैं उस टोल बूथ पर काम कर रहा हूँ और रात के वक्त ही काम करता हूँ और मैं तो अब उनका चेहरा भी देख पाता हूँ, बात भी करता हूँ और मुझे डर नहीं लगता। और दिन के वक्त जो आदमी इस टोल बूथ पर काम करता है वो कहता है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ? और मैं कहता हूँ, बस हर रात मुझे उनसे लड़ना पड़ता है। वो प्रेत मुझे घेरे होते हैं, मारने ही वाले होते हैं। मैं बच जाता हूँ और मुझे इसमें मज़ा आता है, इसीलिए मैं ये काम करता रहूँगा। इन जंगलों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेची जा सकती हैं। वो मुझे उन्हें निकाल कर देते हैं, जिसे मैं शहर में बेचता हूँ और उनकी काम की चीज़ें मैं ला कर देता हूँ। मैं ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी अजीब नौकरी है जो शायद मेरे सिवा कोई ना कर पाए या कोई सह ना पाए। लेकिन हर मुसीबत में आपके लिए एक चुनौती भी होती है। चुनौती को पार करने के बाद हो सकता है वो चुनौती आपके लिए फायदे का सौदा बन जाए, जैसा मेरे साथ हो रहा है। मेरे दोस्तों की संख्या कम है इंसानों में, लेकिन मेरे जानवर दोस्त बहुत ज़्यादा हैं।